और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहते हैं गॉस के प्रमेय को लिखें और प्रमाणित करें। तो गॉस के प्रमेय तो सबको याद होगा, और कैसे प्रमाणित किए थे उसको देख लो। आंसर क्या लिखना है? गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय। बताओ गॉस का प्रमेय क्या कहता है? गॉस का प्रमेय कहता है विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं? फाई से। कुल विद्युत फ्लक्स तल मतलब बंद तल में, ये जो बंद तल है, तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 को निर्वात या आकाश या वायु भी लिख सकते हैं आप। निर्वात या आकाश का प्रावेद्युता परमिटिविटी या विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, यही तो गॉस का प्रमेय है। विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद तल से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 को निर्वात आकाश का विद्युतशीलता या प्रावेद्युता कहते हैं। फिर से, विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद तल से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 को निर्वात आकाश का विद्युतशीलता या प्रावेद्युता कहते हैं। ये तो प्रमेय हुआ। इस प्रमेय का मैथमेटिक्स क्या होगा? इस प्रमेय का मैथमेटिक्स हो जाएगा, देखो हम समझाते हैं। जैसे मान लो कि विद्युत क्षेत्र में ये बंद तल है, किसी भी आकृति, देखो विद्युत क्षेत्र में जो बंद तल लेते हैं उसको गॉसियन तल कहते हैं, किसी भी आकृति को हो सकता है। मान लो ये विद्युत क्षेत्र बंद तल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बंद तल रखा हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ बोर्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ये बंद तल रखा हुआ है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक बंद तल रखा हुआ है। ठीक है, अब ये बंद तल क्या कहता है? और इस बंद तल में एक चार्ज है, और ये कौन चार्ज है बेटा? ये क्यू चार्ज नहीं है, नेट चार्ज है। नेट चार्ज मतलब कुल आवेश है ये। तो गॉस का प्रमेय कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद तल से गुजरने वाली कुल फ्लक्स मतलब फाइनेट। अगर हम यहाँ फाई भी लिख दें तो समझो फाइनेट का ही बात हो रहा है। गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स तल में उपस्थित मतलब बंद तल में जो उपस्थित चार्ज है, तल में उपस्थित कुल आवेश, ये कुल आवेश है, क्यू नेट है। ये कुल आवेश का क्यू नेट का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो फाई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू नेट बट्टे ε0, ये हो जाएगा। आप इसी को लिख सकते हैं, क्यू नेट को क्यू लिख, फाई नेट को फाई लिख दीजिए, क्यू नेट को क्यू लिख दीजिए, ε0, यही हो जाएगा।
अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया प्रमेय का गणित। अब इसको प्रमाणित करना है, ये होता कैसे है, अभी हो जाएगा, देखो। अभी हो जाएगा। देखो आपको क्या कहता है प्रमेय, जैसा प्रमेय कह रहा है वैसे काम करना है। कहता है विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद तल, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बंद तल ले लो, ठीक है। उस तल में एक चार रख दो, ठीक है, चार प्लस या माइनस कोई चार रख दो, चार रख दो। उसके बाद उस बंद तल से फ्लक्स निकालो। अब फ्लक्स निकालने का क्या रूल है, फ्लक्स पहले छोटी एरिया के लिए निकलता है, फिर बड़ी एरिया के लिए निकलता है। अब छोटी एरिया के लिए फ्लक्स क्या होती है, छोटी एरिया के लिए, छोटी क्षेत्रफल के लिए, छोटी क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स क्या होता है, डी फाई बराबर क्या होता है बताओ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही होता है। इसको तोड़ो तो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ी एरिया के लिए क्या होता है, बड़ी एरिया के लिए होता है फाई बराबर क्रॉस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इसको हल करो क्या हो जाएगा, ई डी ई ए कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा बताओ। तो पहले आप छोटी एरिया के लिए फ्लक्स निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद जब छोटी एरिया के लिए निकल जाए तो इंटीग्रेशन लगा दो तो कुल फ्लक्स निकल जाएगा वो। अरे भैया बड़ी एरिया के लिए निकला तो कुल फ्लक्स निकल गया। अरे माने कोई एरिया है, उसका एरिया ए है या एस है, एरिया को ए या एस से लिखते हैं। अगर छोटी एरिया के लिए, अगर छोटी एरिया डी ए के लिए निकाल लो आप, तो इंटीग्रेशन में तो बड़ी एरिया के लिए फ्लक्स निकल जाएगा। जो बड़ी एरिया के लिए फ्लक्स आएगा वही तो टोटल फ्लक्स होगा। तो देखो प्रमाणित मतलब प्रमाण, प्रमाण का मतलब प्रूफ होता है। तो आप क्या करो, माना कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक बंद तल, एक बंद तल, ठीक है। माना कि विद्युत क्षेत्र में एक बंद तल ए लिया गया है, ए लिया गया है, लिया गया है, ठीक है। जिसके तल में तल मतलब सरफेस, जैसे ये बोट का तल है, जिसके तल में प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। देखो हमको प्रमेय कहते हैं विद्युत क्षेत्र में बंद तल, तो मैंने विद्युत क्षेत्र में एक बंद तल ए ले लिया है, और उस तल में क्या होना चाहिए, कुल चार्ज है। ये कुल चार्ज है, क्यू जो है यहाँ नेट चार्ज है बेटा। अब क्या करना है, पहले छोटी एरिया के लिए फ्लक्स निकालना है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, छोटी एरिया लेना पड़ेगा बंद तल पर। तो यहां लिखे इस बंद तल के सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन के सीमा रेखा पर एक अल्पांश मतलब छोटा, स्मॉल, एक अल्पांश क्षेत्र डीए लिया गया है, ठीक है। लिया गया या काटा गया लिख सकते हो, ऐसे लिख देते हैं। अल्पांश क्षेत्र डीए काटा गया है। अल्पांश क्षेत्र क्यों ले रहे हैं, फ्लक्स निकालने के लिए। सीमा रेखा पर एक अल्पांश क्षेत्र डीए काटा गया है, लिया गया भी लिख सकते हैं, काटा गया है, जिसके किसके, ये अल्पांश क्षेत्र के, जिसके किसी बिंदु
किसी बिंदु P की दूरी तल के बिंदु O से R है। क्या है? R है। ठीक है, देखो इतना तो लिखना पड़ेगा बेटा। माना कि विद्युत क्षेत्र में एक बंतल ए लिया गया, जैसे देखो आप मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक बंतल ली है। ये है बंतल। क्या है ये? बंतल है। विद्युत क्षेत्र में हमने एक बंतल ली। ओके, अब इस बंतल में मैंने चार्ज रख दिए है। इस बंतल का एरिया ए है मान लो, और यहां पर मैंने चार्ज रख दिया है प्लस क्यू। ये नेट चार्ज है बेटा। अब हमने क्या किया, इस बंतल का ये सीमा रेखा है। क्या है ये? सीमा रेखा। इस सीमा रेखा पर कहीं पर भी एक छोटा सा एरिया काट लो आप। मान लो कि यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया ले ली, ये। ठीक है, आप जानते हो कि एरिया वेक्टर होता है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो यहां पर हालांकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अंदर बाहर दोनों होता है, लेकिन हमको कौन सा एरिया वेक्टर की जरूरत होता है? जो बाहर की तरफ होता है। तो इधर होगा एरिया वेक्टर, ये डीए वेक्टर। ठीक है, पूरा एरिया ए है तो इतना एरिया तो डीएन होगा। अब ये जो एरिया वेक्टर है, इनके किसी पॉइंट P, कोई पॉइंट यहां P है, से तल के बिंदु O की दूरी मान लो R है। क्या है? R। ये थोड़ा सा बड़ा करके बनाते, रुको। ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें एक बंतल लिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आकृति की बंतल ले सकते हैं। ये मैंने बंतल ली है, ये बंतल है। ठीक है, ये बंतल है। ये बंतल है। ठीक है, अब इस बंतल का एरिया मान लो ए है, और इसके तल में मैंने कहीं भी चार्ज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर हो। इसके तल में मैंने चार्ज ली है प्लस क्यू। ओके, अब क्या कहता है, बंतल से गुजरने वाली फ्लक्स, कुल फ्लक्स तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले स्मॉल एरिया के लिए निकलेगा। तो पूरे बाउंड्री लाइन में कहीं पर भी एक स्मॉल एरिया ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां ले लिया स्मॉल एरिया ये, और हमने बताया था कि हमको कौन सा एरिया वेक्टर की जरूरत होता है? जो बाहर की तरफ होगा, ये होगा एरिया वेक्टर। देखो ये पूरा एरिया ए है, तो ये छोटी एरिया डीए के बराबर होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस बंतल में एक पॉइंट लिया मैंने P, और ये मान लिया कि पॉइंट P से तल के बिंदु O की दूरी जो है वो R है। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ा? क्योंकि फ्लक्स बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप ये छोटी एरिया में फ्लक्स निकालोगे तो आपको एरिया वेक्टर भी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए। तो आप क्या करोगे, +4 से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको दूरी चाहिए। इसलिए पॉइंट P से O की दूरी हमने R मान रखी है। क्या मान ली है? R। समझ में आया? अब इस एरिया वेक्टर को सेंटर से मिला दो, ये सेंटर से मिला दिए। जैसे सेंटर से मिला है तो यहां एक कोण बन गया, यहां कोण बना कि नहीं? और आपको पता है कि एरिया के द्वारा जो सेंटर पर कोण बनता है वो ठोस कोण कहलाता है, जिसको हम डी ओमेगा दर्शाते हैं। तो ये होगा ठोस कोण डी ओमेगा। चलो आर को हम यहां लिख देते हैं, और ये हमने लिखा डी ओमेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब आप देखिए, पहले अब एक बार बताइए
ये +4 के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा? आप जानते कि +4 के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ है, इसके कारण r दूरी पर जो पॉइंट P है, यहां पर ये दूरी r है, r दूरी पर जो पॉइंट P है, +4 के कारण, देखो +4 के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा बाहर होती है। तो इस 4 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ होगा, इस टाइप से होगा कि नहीं बताओ। अब तुम क्या देखते हो कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। चलो ध्यान दो। तो बेटा क्या करो, ये पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो कि +4 के कारण पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। तो हम यहां लिखते हैं +q आवेश, +q आवेश के कारण, आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P, के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है ना। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? विद्युत क्षेत्र का इक्वेशन क्या होगा? 1/4π/q/r²। तो +q आवेश का बिंदु P, देखो यहां से यहां की दूरी r है, ये r दिखाई दे रहा है तुमको, यहां से यहां की दूरी r है बेटा, ये दूरी r है, r। तो +q आवेश का बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E बराबर 1/4πε0। चार्ज क्या है? +q। तो यहां पर केवल q लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, इसलिए प्लस मत लिख देना। अब बाय r², अर्थात ये +4 के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा। अब आप क्या करो, ये छोटी एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकाल लो। तो यहां लिखेंगे अल्पांश क्षेत्र, अल्पांश क्षेत्र dA, अल्पांश क्षेत्र dA से संबद्ध मतलब होता है गुजरने वाली, संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा? भैया अल्पांश क्षेत्र से फ्लक्स कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकालते हैं। अल्पांश क्षेत्र, ये जो अल्पांश क्षेत्र है इससे संबंधित, मतलब ये छोटी एरिया से कितनी फ्लक्स पास हो रही है। तो सिंपल तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो क्षेत्र छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा होगा, तो आप लिखोगे d∅, छोटा फ्लक्स को d लगा के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? अब इसको आप हल कर लो, तो ये होगा d∅ बराबर, यदि आपने वेक्टर पढ़ा है तो आपने सुना होगा क्वेश्चन कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा, होता है कि नहीं? तो यह E वेक्टर डॉट DA वेक्टर क्या हो जाएगा? E dA cos थीटा हो जाएगा। अब देखो E वेक्टर और DA वेक्टर एक ही दिशा में है, तो एंगल कितना होगा इसके बीच? 0 डिग्री। तो यहां आप 0 डिग्री लिख देंगे, तो यह हो जाएगा d∅ बराबर E dA cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो यह होगा d∅ बराबर E dA हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब आप E का मान यहां रख दो, तो E का मान रखोगे तो d∅ बराबर E का मान कितना है? 1/4πε0 q/r²। तो यहां रख दो 1/4πε0 गुना q/r², गुना क्या है पहले से यहां dA। अब तुम एक काम करो, d∅ बराबर, अब तुम बताओ कि जो ठोस कोण होता है d ओमेगा बराबर क्या होता है? dA/r² ना होता है, याद है? ठोस कोण के क्वेश्चन क्या होता है? d ओमेगा बराबर dA/r²। तो इसको आप ऐसे लिखो, q को इसके साथ ले लो, q बट्टा हो जाएगा 4πε0 और गुना क्या होगा? dA/r², dA/r²। चलो यहां जगह नहीं, हम यहां लिख लेते हैं।
क्या आ जाएगा, डी फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, अब बताओ इसका मान कितना होता है, डी ओमेगा, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी बटे आर स्क्वायर। अब देखो ये छोटा एरिया से इतना फ्लक्स मिला, आपको निकालना क्या है, कुल फ्लक्स निकालना है, कुल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब यहां लिखेंगे, ये क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, अब हम यहां लिखेंगे संपूर्ण बंद तल, संपूर्ण बंद तल का एरिया कितना है यार, ए है, संपूर्ण बंद तल ए से संबद्ध कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, आप इंटीग्रेशन लगा दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई बराबर, यहां लगेगा, देखो संपूर्ण क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम क्लॉज इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, तो क्लॉज इंटीग्रेशन क्या है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना डी ओमेगा। अब डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी फाई का फाई हो जाएगा, बेटा यही कुल फ्लक्स है बराबर, यहां क्या बाहर निकलेगा, देखो जिसके साथ डी रहता है उसी का इंटीग्रेशन होता है, बाकी बाहर निकल जाएगा, तो क्यू बट्टा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्या बचेगा यहां, इंटीग्रेशन डी ओमेगा, तो ये हो जाएगा या फाई बराबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना डी ओमेगा का मान कितना होता है बताओ, सॉरी डी ओमेगा इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा होगा, और आपको पता है कि ओमेगा का जो मान होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है, तो आपको यहां यूनिट का यूज नहीं करना है, केवल मान का यूज करना है, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई कैंसल, और ये आ जाएगा फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी के साथ गॉस का प्रमेय प्रूव्ड हो चुका है। ऐसे जवाब देना है नन्नू, चलो